गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? क्लियर है तो एक बार कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, मार्च का सर हम लोग करंट अफेयर्स आपका डिस्कस कर रहे हैं और आज मार्च का लास्ट क्लास है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आपका अप्रैल स्टार्ट कर देंगे। ये क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। तो हाँ जी, ऐसा कोई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज लास्ट क्लास है सर। मार्च का करंट अफेयर्स आज समाप्त करते हैं। एक बार पिछले कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। ये वाला सर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको बताइएगा। क्या है अभी, इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल का क्या हुआ था, फ्लाइट टेस्ट हुआ था और एक नई टेक्नोलॉजी भारत ने अपने दम पे डेवलप की है, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, एक साथ कई सारे टारगेट्स को मतलब कई सारे टारगेट्स को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ लॉन्च किया फिर यहाँ, एक साथ आप सारी लोकेशन सेट करो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लॉन्च कर सकते हो विद अ सिंगल बटन। तो उसके लिए मिशन का नाम क्या था, ये पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये आपका, अरुणाचल टाइम्स में भी मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने मार्च का डिस्कस कर रहा था तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था, वहां पर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अच्छा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्लो आ रहे हैं कमेंट। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर था सर आपका मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है। अब पिछली क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, 100 क्वेश्चन हो गए थे सर, ये 99, ये 100। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज की थी, यूनेस्को ने। ये वाली बात यहाँ तक हमने सारा आपका डिस्कशन कर लिया था। इसके आगे की कहानी सर आज हमें स्टार्ट करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करना है सर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने, इसका आंसर बताइए। हाँ जी सर, 102 का जरा आंसर बताइए। ओके, सी या डी। तो पोएम 3 हैज मेड ए री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस मिशन या एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सर पोएम लिटरेचर की बातें चल रही हैं, लेकिन स्पेस एजेंसी ऑप्शंस में क्या मसला है। देखो, ये सबसे पहले तो ये समझो इसको लॉन्च किसने किया है, इसरो ने, ठीक है ना। इसको लॉन्च कितने किया है, इसरो ने। देखिए, हेड कांस्टेबल के लिए जून तक का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए और जनवरी से स्टार्ट करिए, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है सर, आपका इसरो ने। चलिए, अब इसमें सर ये है क्या, सर ये पोएम मिशन है क्या। देखो, होता क्या है, जैसे मान लो पहले क्या होते थे, रॉकेट लॉन्च किए जाते थे, ठीक है। रॉकेट लॉन्च करते थे तो आपने देखा होगा कि जनरली आपने क्या देखा होगा कि जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो मान लो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, तो स्पेस में जाते जाते ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेपरेट होता जाता है,
स्पेस में जाते आते आपने देखा होगा जो ऊपर वाला टॉप का हिस्सा है सिर्फ वही बचता है। और मान लो कोई सैटेलाइट हमने लॉन्च करी किसी रॉकेट में और ये ऊपर वाले हिस्से में सैटेलाइट होती है, ये वाले हिस्से सिर्फ इसको बूस्ट देने के लिए होते हैं ताकि इसको हाइट पर ले जाया जा सके। तो स्पेस में जाते आते ये वाला जो हिस्सा है ये आपका नीचे गिर जाता है और बाकी जो बचा पोर्शन है ये स्पेस में जाता है। और जब ये आपका स्पेस में जाता है, स्पेस में जाने के बाद ये हिस्सा भी सेपरेट हो जाता है और इसके अंदर जो आपका सैटेलाइट होती है वो अलग निकल के अपना ऑर्बिट में सेट हो जाती है। तो ये जो हिस्सा बचता है सर आपका जो इससे सेपरेट हुआ ये बेकार हो गया सर अब, और ये क्या बन जाता है स्पेस में डेब्रिस बन जाता है, मलबा कचरा हो गया सर स्पेस में ये। तो ये स्पेस में आपका बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, किसी ऑर्बिट में आ जाएगा, ऑर्बिट के अराउंड घूमता रहेगा, इसका कोई पर्पस नहीं है। अब इसमें सेकंड थिंग इज जब ये इसका कोई पर्पस नहीं है, जस्ट एक डेब्रिस बन के ये घूम रहा है, तो कई बार क्या दिक्कत हो जाती है कि मान लो किसी और कंट्री की सैटेलाइट है, ये उससे जाके टकरा गया या हमारी किसी सैटेलाइट को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्पेस में जो सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं उनके जो लॉन्च व्हीकल्स के पोर्शन बच जाते हैं, तो ये डेब्रिस जो है ये एक बड़ा कंसर्न हो गया था। ठीक है, ये एक बड़ा कंसर्न हो गया था। तो इसके लिए अभी इसरो ने क्या व्यवस्था करी है, इसरो ने ये व्यवस्था करी है कि जो फोर्थ स्टेज थी रॉकेट की, जो आपकी स्पेस में पहुंच जाती थी और वो डेब्रिस बन जाती थी, अब वो वापस बुला ली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है सर, नियर जीरो डेब्रिस का हमारा पर्पस है। तो जो फाइनल स्टेज थी, तो फाइनल स्टेज को दोबारा एटमॉस्फेयर में री एंटर कराया जाएगा rather than remaining in orbit after completing its mission। ठीक है, तो उसी के लिए एक आपका एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बनाया गया है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पोएम 3। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें जो आपका लास्ट स्टेज होता है, जो स्पेस में पहुंच के बाद में डेब्रिस बन जाता है, उसको भी वापस में हम री एंटर कराएंगे एटमॉस्फेयर में। तो उसके रिलेटेड एक आपका एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बनाया गया था, उसी मॉड्यूल का नाम क्या है, पोएम 3। और ये किसने लॉन्च किया था सर, इसरो ने। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। बेंजिया जी देखिए, आप ऐसे मत सोचिए कि मतलब यही क्लास इकलौता ऑप्शन है कांटेक्ट करने का। आप बिंदास मेरे से बात करिए, मेरा नंबर नहीं है अगर आपके पास, वैसे तो जग जाहिर है नहीं है, तो मैं इस पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, 9990784642। ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, या आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप ऑडियो मैसेज में या मैसेज में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो उस चीज की, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, सारी रिजॉल्व कर देंगे। ये जो मैंने नंबर लिखा है इस पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलिए चलिए, कोई डाउट है सर? वैसे मैंने कोशिश की है सिंप्लीफाइड तरीके से चीजों को समझाने की, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है उसी का नाम पोएम 3 है। तो ये अभी सक्सेसफुली वापस आ गया है, जो हिस्सा री एंटर कर गया है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो इसको किसने लॉन्च किया था, इसरो ने। चलिए सर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 102। नेक्स्ट आ जाओ सर आपका क्वेश्चन नंबर 104 नहीं 103। Recently, which of the following insurance companies has not been identified as domestically systematically important insurers? देखो शायद आपने एक चीज पढ़ी हो इससे पहले, डीसिप। डीसिप क्या होता है, इनको आरबीआई नोटिफाई करता है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी ये ऐसी बैंक्स हैं जो टू बिग टू फेल हैं। वैसे तो इनके डूबने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, इनके मतलब कोई चांसेस नहीं है डूबेंगे, अब इतने बड़े हो गए हैं, बट अगर ये डूब गए तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका देंगे। इसीलिए इनको डीसिप कहते हैं। ये इतनी बड़ी कैपिटल वाली बैंक्स हो गई हैं कि इनके डूबने से बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। इसी तरह से कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी हो गई हैं टू बिग टू फेल, तो उनको नाम दिया है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो इनमें से 4 में से 3 जो हैं वो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली
इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस हैं, एक नहीं है, तो वो कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी सर। ऑलराइट, तो चार में से जो तीन है वो आपका DSII है, ठीक है। तो वो तीन कौन कौन सी सर आपका, देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, LIC GIC, और एक है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ठीक है। LIC GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये तीन क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, DSIIs हैं ये। बाकी जो ये वाली बची यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये नहीं है सर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, बी हो जाएगा। अच्छा, अब इनको बोल कौन रहा है, ये मतलब जो आप कह रहे हो कि LIC है, GIC है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, इनको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है एज द डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है IRDAI, वो इनको रिकॉग्नाइज कर रही है। जैसे DSIBs जो बैंक्स होती है उनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, RBI करता है। इसी तरह से ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है इनके लिए कौन है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है सर, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 103। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। Recently, UNESCO's executive board has endorsed the addition of 18 sites to UNESCO Global Geoparks Network. With this addition, total number of geoparks has increased to 211, 213, 215 या 217। हाँ जी सर, recently UNESCO's executive board has endorsed the addition of 18 sites to UNESCO Global Geoparks Network. With this addition, total number of geoparks has increased to, जैसे याद होगा हम लोगों ने कुछ टाइम पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज जियोलॉजिकल साइट्स की बात करी थी, तो वो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज थी। इंटरनेशनल लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनेस्को है, और उनको क्या कहा जाता है, ग्लोबल जियो पार्क्स। ठीक है, तो ग्लोबल जियो पार्क्स, तो सवाल ये है कि सर इन टोटल अभी कितने ग्लोबल जियो पार्क्स अवेलेबल हैं। तो इन टोटल सर अभी 213 ग्लोबल जियो पार्क्स अवेलेबल हैं। ये ग्लोबल जियो पार्क हैं क्या सर, ये ऐसी जियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो रेयर हैं,
जो ब्यूटिफिकली सिग्निफिकेंट है, तो कुछ ना कुछ जियोलॉजी से रिलेटेड उसमें ऐसा कोई फैक्टर है जहां पर जियोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट उनका पर्पस है, जिस वजह से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे ये हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हेरिटेज साइट्स वो होती है ना जिनका हिस्ट्री में कोई सिग्निफिकेंस रहा हो। इसी तरह से अर्थ की फॉर्मेशन में अगर साइंटिफिक पर्पस के अगर किसी का कोई सिग्निफिकेंस रहा है, ज्योग्राफी में किसी साइट का सिग्निफिकेंस रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट, और उसी को हम कह रहे हैं ग्लोबल जियो पार्क। अब इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है सर? आपका यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। अब इसी बात पे मेरे को जल्दी से बताइए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही है ये सर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए जरा। बिल्कुल सही बात सर। यूनेस्को हेरिटेज वो सॉरी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया, आर की जी कह रहे हैं नहीं सर इट इज जेनेवा नॉट पेरिस। नहीं आर की जी, इट इज पेरिस नॉट जेनेवा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके जनरली पूछ लिए जाते हैं। देखो हम प्रिपेयर आपको लगभग हर तरह के क्वेश्चन के लिए करा देते हैं, लेकिन जनरली एग्जाम में ऐसी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक सवाल आपको मेक श्योर करने हैं, गलत नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। Recently, an online learning platform, Shiksha Reform, has been launched. This platform is a collaborative effort between which of the following companies and Finland's Kajani University of Applied Sciences? Recently, an online learning platform, Shiksha Reform, has been launched. This platform is a collaborative effort between which of the following companies and Finland's Kajani University of Applied Sciences? मेटा, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? देखो शिक्षा रिफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल पंचेरिया जी, उन्होंने शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट और फिनलैंड की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन है। इसमें वो करने क्या जा रहे हैं? हाई क्वालिटी कोर्सेज डिलीवर करेंगे बाय एक्सपीरियंस इन हाईली क्वालिफाइड टीचर्स टू रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट और एक फिनलैंड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हाई क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल आपका क्रिएट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 106। Recently, Sadanand Vasant has been appointed as Director General of which of the following government agencies? बताइए जरा सर इसका आंसर।
हाँ जी सर। तो सदानंद वसंत दाते हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। तो सर ये एजेंसी के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है। चलो, करेक्ट आंसर इज एनआईए। तो ये जो एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन सी एजेंसी है? एनआईए। देखो एनआईए का पर्पस क्या है? इट इज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी mandated to investigate all the offenses in affecting the sovereignty, security and integrity of India। मतलब अगर कहीं भी कोई टेररिज्म को लेकर प्लानिंग चल रही होगी तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो एनआईए का है। आप न्यूज में सुनते भी रहते होंगे कि आज एनआईए ने यहाँ छापा मारा, इतना बम बरामद किया, ये लोग ये प्लानिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें करने की एक स्पेशल जिम्मेदारी एनआईए की है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। तो इनका मेन पर्पज है कि भाई फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन फ्रेंडली रहें, एटॉमिक न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कोई दिक्कत ना हो, जो ड्रग्स की, फेक करेंसी की या आर्म्स की स्मगलिंग होती है उसको इन्वेस्टिगेट करें। तो ये सारा इनका पर्पज है। अब एनआईए क्रिएट हुई थी बाय द एनआईए एक्ट ऑफ 2008। और इसको क्रिएट करने के पीछे भी हिस्ट्री आपकी है, क्योंकि आपको याद होगा 9/11, सॉरी 26/11 का अटैक। 9/11 तो अमेरिका में था। 26 नवंबर को भारत में जो अटैक हुआ था आपका, तो वो मुंबई अटैक आपको याद होगा शायद। तो उस अटैक के बाद ही भारत सरकार ने इस एजेंसी को क्रिएट किया था, ताकि एक स्पेशलाइज एजेंसी हो जिसका मेन पर्पज यही हो सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी मतलब ऐसे केसेस आते हैं लाइक जहां पर टेररिस्ट होते हैं या टेररिज्म फैलाने की कोशिश होती है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है। तो स्पेशली इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए को क्रिएट किया गया था इन 2008 बाय एनआईए एक्ट ऑफ 2008। ठीक है। जैसे पहले सीबीआई वगैरह थी, तो इसको सीबीआई वगैरह से ऊपर एक पावर और ज्यादा पावर देके क्रिएट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू हैज अप्रूव्ड, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू हैज अप्रूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स फॉर लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून। स्टेशन सियाराम, स्टेशन शिव शिव शक्ति, स्टेशन राधा कृष्ण, स्टेशन विष्णु लक्ष्मी। मतलब आपको याद होगा चंद्रयान 3 में सर एक जो लैंडर था विक्रम नाम से, वो पहुंचा था। फिर उसी में से एक रोवर निकला था, उसका नाम था प्रज्ञान, जिसने वहां एनालिसिस की थी। तो जो लैंडर है सर आपका चंद्रयान 3 जो के थ्रू जो वहां पहुंचाया गया था, तो चांद के जिस पॉइंट पे वो पहुंचा था, ठीक है, उसका कुछ नाम फिक्स किया गया था। उसी नाम को अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तो वो नाम क्या था? हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो आपको याद होगा दैट वाज शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है। तो उस पॉइंट का नाम फिक्स कर दिया गया, दैट इज शिव शक्ति पॉइंट। तो उसी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। तो आगे उस पॉइंट के आसपास कोई भी रिसर्च होगी या उस पॉइंट को कभी भी रेफर किया जाएगा, तो इट विल बी रेफर्ड एज द शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है सर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। Which of the following countries has applied to International Seabed Authority Jamaica for rights to explore Afanasi Nikitin Seamount in the Indian Ocean seabed? क्वेश्चन नंबर 108 बताइए सर।
देखो पूरी कहानी क्या है। जमाइका एक कंट्री है, उसमें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का ऑफिस है, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि देखो एक आपका लोकेशन है, ये सी माउंट, ये एरिया। देखो जो भी ऐसा इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी अगर एरिया है, अगर वहां पे कोई माइनिंग या एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है तो परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से, ठीक है। वो कहां पर है? जमाइका में। लिखा है सर उसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन जमाइका में। तो इनसे अभी जो परमिशन ली है माइनिंग की, तो ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में किसने अप्लाई किया है फॉर द राइट टू एक्सप्लोर अफनासी निकितिन सी माउंट। ये अफनासी निकेतन सी माउंट ये वाला एरिया है। तो इसके लिए जो परमिशन मांगी है वो किसने मांगी है सर? भारत ने मांगी है, ठीक है सर। किसने मांगी है? इंडिया ने मांगी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में बताना चाह रहा था। तो ये सर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्या है? जिसका पर्पस ये है कि टू मेक श्योर कि जैसे कोई इंटरनेशनल वाटर को लेकर डिस्प्यूट ना हो, और सबके एरियाज बांट दो कि जैसे मान लो ये भारत है, तो भारत के आसपास का इतना एरिया, इसमें भारत की ये आजादी है, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें जो चाहे वो कर सकता है। ये मान लो श्रीलंका है तो श्रीलंका के आसपास का कुछ एरिया वो मार्क कर देगा, इतने एरिया में श्रीलंका जो चाहे वो माइनिंग कर सकता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसमें कुछ अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की परमिशन लगेगी, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है? वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को मैनेज करना। तो उसके लिए पूरे लॉज बनाए गए हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर आपका कन्वेंशन बनाए गए हैं, ठीक है। और उसी को इम्प्लीमेंट कराने वाला जो काम है वो आपका इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का है। बात समझ में सर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, कोई डाउट होने से पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ सर 109। Recently, Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited has developed India's first indigenous hydroxyurea oral suspension for the treatment of which of the following disease? एक कंपनी का नाम दिया है आकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है। उन्होंने भारत की पहली खुद की डेवलप्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक ओरल सस्पेंशन बनाया है। मतलब आप ओरल उसको मतलब मुंह से ले सकते हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है आपको अलग से उसके लिए क्या कहते हैं इंटरवीनस इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ने हो। तो एक ओरल सस्पेंशन बनाया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? कोविड-19, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 109। मतलब इनमें से एक डिसीज है, उसके लिए इंडिया ने अपना खुद का पहला फर्स्ट इंडिजीनियस ओरल सस्पेंशन बनाया है। तो सवाल ये है कि वो डिसीज कौन सी है सर? वेल करेक्ट आंसर इज सिकल सेल डिसीज। ये सिकल सेल डिसीज होती क्या है? देखो इसमें सर होता क्या है, जैसे ही आप देखोगे हमारी बॉडी में क्या होता है सर? रेड ब्लड सेल होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल अगर आप देखोगे तो वो किस शेप की होती है? इस तरह से गोल गोल होती है, बीच में थोड़ी सी दबी हुई होंगी। आप जैसे कह सकते हो डोनट। या अगर आप लोग मथुरा वगैरह गए हो, पेड़े वगैरह कभी देखे हो, पेड़े कैसे होते हैं सर? ऐसे गोल होते हैं। इधर उंगली से बीच से प्रेस कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो उस तरह की शेप का आपका रेड ब्लड सेल होता है। ये एक स्टैंडर्ड जनरल शेप है। लेकिन कई बार कुछ डिसऑर्डर होने की वजह से रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ये इस तरह से डिस्क शेप ना रह के मान लो इस तरह से ये क्रीसेंट शेप हो जाएगा। अब ये क्रीसेंट शेप होने से दिक्कत क्या है? अगर ये इधर इस तरह से गोल गोल रहेगी तो ये बहुत इजीली फ्लो कर पाएगी,
क्रीसेंट शेप हो जाएगी तो मान लो एक सेल ऐसे आ गई, एक सेल ऐसे आ गई, ये हो गई इंटरलॉकिंग। तो इससे क्या है, सिकल शेप होने की वजह से ये जो सेल्स हैं ये आपस में अटक जाती हैं। तो जो फ्लो होता है रेड ब्लड सेल्स का, ऑब्वियसली बात है जो खून का फ्लो हो रहा है वो आरबीसीज की वजह से हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से हो रहा है। अब ये जो क्रीसेंट शेप की हो जाएंगी, इस वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज रिजिडिटी इंपेयरिंग देयर एबिलिटी टू सर्कुलेट इफेक्टिवली थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइक अनीमिया, ऑर्गन डैमेज, रिकरेंट एंड सीवियर पेन, शॉर्टन लाइफ स्पेन। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वाया सिकल सेल डिसऑर्डर, ठीक है। तो दैट इज योर सिकल सेल डिसऑर्डर। अब इसमें एक चीज ये याद रखना, हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मार्जिनलाइज ट्राइबल पॉपुलेशन है, इट इज द मोस्ट वल्नरेबल टू सिकल सेल डिसऑर्डर, ठीक है। इट दिस पॉपुलेशन इज द मोस्ट वल्नरेबल टू सिकल सेल डिसऑर्डर, ठीक है सर। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा आपको सिकल सेल के बारे में बताना था। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई डाउट होने से पूछिए। हाँ जी सर, कोई डाउट होने से पूछिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110, recently which of the following cricket team has created a record by scoring highest runs in any Indian Premier League match, ठीक है। देखो आईपीएल में एक रिकॉर्ड बन गया है हाईएस्ट रन्स का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग हाईएस्ट रन इन एन आईपीएल मैच। तो अगर क्रिकेट में स्कोर बन रहा है तो ये आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, तो ये तो सर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप लोगों का, तो सोच के बताइए सर क्या आंसर होगा। हाँ जी, तो ये तो सर मुझे लगता है खाता खोल देने वाला सवाल है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो बता पाएंगे इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात, तो यूनानिमसली आप लोग सही जा रहे हैं सर। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये अभी तक की हाईएस्ट टीम जो टोटल अगर अभी तक का बना है तो उसकी पूरी ये आपका लिस्ट है। जैसे 2024 में आपका सनराइजर्स हैदराबाद है, ठीक है। फिर उसके बाद सर आपका केकेआर है, फिर उसके बाद आपका आरसीबी है। तो ये टॉप 3 में है सर, हाईएस्ट रन्स में सनराइजर हैदराबाद, केकेआर और आरसीबी, ये इन तीन का जो स्कोर है टॉप 3 में मौजूद है आपका, ठीक है। चलो ये तो सर मतलब बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, recently India has given over second tranche of INR 5 billion for development of infrastructure related to Gyal Sung project to which of the following countries। देखो मतलब कितना पैसा दिया, क्या दिया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री का है। ग्याल सुंग प्रोजेक्ट श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। हाँ जी सर, ये जो प्रोजेक्ट है ये किस कंट्री का है, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान। जॉन जी स्कोर नहीं पूछा था उन्होंने, आपने बता दिया, अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात, ये जो ग्यालसुन प्रोजेक्ट है
ये किस कंट्री का है सर? भूटान का है। अब देखो सर, भूटान की बात हो रही है तो भूटान से रिलेटेड दो तीन चीजें देख लो। पहली चीज तो सर भूटान की कैपिटल, कमेंट करके बताइए सर भूटान की कैपिटल क्या है और भूटान की करेंसी क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे भूटान की कैपिटल क्या है और भूटान की करेंसी क्या है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कोई भी कंट्री। अच्छा, इसमें बाई मिस्टेक नेपाल का मैप लग गया। यहाँ पर हम भूटान की बात करें तो भूटान से बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी है, तो ये आपका भूटान है। या भूटान से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बन सकता है, भारत के कौन कौन से स्टेट भूटान से बॉर्डर बनाते हैं। तो एक तो सर आप कह सकते हो ये आपका सिक्किम है, ठीक है ना। फिर एक सर आपका ये आसाम है, ठीक है। सिक्किम है, आसाम है, अपना अरुणाचल है, और एक आपका ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो सिक्किम, आसाम, अरुणाचल और ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो ये आपका बॉर्डर क्रिएट करते हैं भूटान से। तो इसके लिए टेक्निक याद ट्रिक याद रख सकते हो, साब। ठीक है, तो भूटान से बॉर्डर करने वाले इंडिया के स्टेट्स कौन कौन से हैं? साब, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल। अब वेस्ट बंगाल में डब्लू की जगह हमने सिर्फ बंगाल ले लिया, तो बंगाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट सर आपका भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। ठीक है, हाँ। करेंसी कई लोगों को नहीं पता होती है, पूछ सकता है, ध्यान रखना का पड़ोसी देश है गुलत्रुम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है लेकिन इसी तरह से लिखते हैं, नगुलतुम कह लो या गुलतुम कह लो, ये आपका करेंसी है भूटान की। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ जी। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 112। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज रिलीज फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। As per the report, globally each person waste about how many kg of food annually? यह भी आपका अरुणाचल टाइम्स में भी हमने इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था, ठीक है ना। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के हिसाब से ऑन एन एवरेज पर पर्सन साल में कितना फूड वेस्ट कर रहा है। तो ये एक सर सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है कि हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हम कितना फूड वेस्ट कर रहे हैं एनुअली। अगर ये फूड हम बचाएं तो एक अच्छा जो अमाउंट है लोगों का, जो दिन में उनको कुछ भी खाने को नहीं मिल सकता है, जिसकी वजह से हमारा हंगर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, तो उसको भी हम सुधार सकते हैं और लोगों को खाना देके जो उनकी भूख की समस्या है उसको भी दूर कर सकते हैं। तो ये आंसर तो शायद आपने देख ही लिया होगा। ऑन एन एवरेज अपन 75 केजी एनुअली वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो फूड रिपोर्ट है इसके हिसाब से। अब इसमें जो भी हाइलाइट्स हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है फूड वेस्ट का ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड, तो ये मैंने आपके पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ ये अपलोड हो चुका है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं लाइक एपीएसएसबी, तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं एपीपीएससी में, तो आपको ये पॉइंट्स एक बार पढ़ लेना, ये आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज ये ध्यान रखना कि कौन सी एजेंसी ने इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया, ये ध्यान रखना। जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है उसको किसने पब्लिश किया सर? आपका यूएनईपी ने पब्लिश किया। ठीक है सर।
हाँ, तो इसका सर करेक्ट आंसर क्या है? UNEP हैज रिलीज फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसको किसने रिलीज किया? UNEP ने किया। अब मेरे को ये बताओ सर, इसका हेडक्वार्टर क्या है? देखो, इंटरनेशनल एजेंसीज जब भी सुनो कोई ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे यूएनईपी की यहाँ पर बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसका हेडक्वार्टर सर ध्यान रखिएगा, इट इज इन नैरोबी केन्या। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। ठीक है सर, चलिए, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सर आपका आके मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो अब इसके आगे सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्रैल का स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ यूट्यूब में भी अगर आप जाओगे तो यूट्यूब चैनल पे भी हमारा इसका रिकॉर्डिंग अपलोड होगा। कल अभी तक इससे पहले की जो भी क्लास हो चुकी है उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वहां पर आपका हर मंथ का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये वाला जो रिकॉर्डिंग है ये भी कल मॉर्निंग 10 to 11 के बीच आपका अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप इसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, आपको फेसबुक में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर पीडीएफ डाउनलोड में आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोग जो भी नए नए क्लास ज्वाइन करे हैं, आप लोगों में से जो जो भी लोगों को कोई प्रॉब्लम है कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दिएगा अगर आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ नहीं मिल रहा है। ऐप से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है 9990784642। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट डे से आपका अप्रैल का स्टार्ट होगा। मार्च की कहानी कंप्लीट हो गई और मार्च का जो पीडीएफ है वो कंप्लीट हो गया, तो अपलोड भी कर दिया गया है। ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो अभी आप इसको फॉलो और लाइक कर देंगे। ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।